हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोगी स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन की जो पैडागोजी है, जो शिक्षा शास्त्र है, उसके कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उसके वे सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं जो आप देख रहे हैं। CTET EBS जो कि आने वाला है हमारा जुलाई में, उसके लिए हम चैप्टर वाइज पर्यावरण अध्ययन की क्लास करेंगे और उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियो दूंगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये CTET जून 2011 में आया था, जो कि पहले जून में होता हुआ पेपर। तो दोस्तों, इसका पहला है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत क्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। और चौथा है हमारा, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर हो सकता है? तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा दूसरा ये हमारा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों, जो हमारे उद्देश्य है, इस उद्देश्य जिसमें हमारे में उद्देश्य आता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना नहीं। इसने हमसे नहीं के बारे में पूछा है, तो हमें इस पे ध्यान देना। जब भी कोई CTET में कोई सभी क्वेश्चन आए तो हमें जो दिया हो तो नहीं, इसका मतलब कि जो आंसर हमारा सही है उसको तो नहीं देना है, जो आंसर इसमें गलत है हमें उसको देना है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो सकता है? मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना, या तीसरा, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना, या चौथा, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो दोस्तों हम ये नहीं करते, तो इसका आंसर यही है, पहला, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा का बोझ डालना। तो चलो दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा तीसरे का आंसर? तो दोस्तों, तीसरे का आंसर है हमारा, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है हमारा, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, या दूसरा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या तीसरा, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, चौथा है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का अध्ययन करना। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारे पास दूसरा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये हमारे तीसरे का आंसर जो कि दूसरा है। चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखो दोस्तों, यहाँ पे नहीं आया है, तो नहीं पे ध्यान देंगे, कौन सा नहीं है। तो पहला, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, या दूसरा, सृजनात्मकता, चिंतन की योग्यता और उत्सुकता विकास करना, तीसरा है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, चौथा है, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। दोस्तों, हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं जो बच्चों के विकास के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है,
जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला है, नहीं, जो ये पहला जो आंसर दिया हुआ है ये गलत है। तो यही हमारा आंसर, क्योंकि कौन सा निम्नलिखित उद्देश्य नहीं है, वो हमारे पास पहला, ये उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा है? पहला। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भ्रम में नहीं डालते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता। तो बताइए दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए, पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने में, या दूसरा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना, या तीसरा है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखने में, या चौथा है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा है। हमारे पास 5वें का आंसर बताइए दोस्तों, मैं आपको कुछ समय देता हूँ सोचने के लिए, बताइए। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा दूसरा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी कक्षा पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। तो बताइए दोस्तों कौन सा पूरा नहीं करती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो बताइए दोस्तों कौन सा पूरा नहीं करती है। देखो पहले हमारे यस, शब्दावली और परिभाषा पर अधिक बल देती है, हाँ ये सही है हमारा ऑप्शन। यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, ये भी हो सकता है। तीसरा, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर होता है 1 2 3 4 में। तो इसका आंसर दोस्तों दूसरा, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, इसका यही उत्तर है। छठे का उत्तर है दूसरा। तो दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं, एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा होना चाहिए। अब देखो पहला हमारे पास ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन नंबर दूसरा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। तीसरा, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरणकरण। चौथा है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो दोस्तों 7वें का हमारा उत्तर है चौथा, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। चलो दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आया उद्देश्य नहीं है, तो हमें बताना है जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा उद्देश्य नहीं है, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, या दूसरा विषय में रुचि का विकास करना, या तीसरा नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, या शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा उत्तर है। तो दोस्तों इसका उत्तर है हमारे पास तीसरा, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। ये चौथे का उत्तर है हमारा तीसरा। तो चलो दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। बताइए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर कौन सा अनुरूप नहीं है। पहला, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, या दूसरा उसे काम की
दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। या चौथा, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा है हमारे पास? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थ ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा NCERT, जो NCERT की पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा है, जो कि सीटेट 2013 में आया, जुलाई 2013 में आया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और चौथा है तकनीकी शब्दावली को सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर है हमारा तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो। दोस्तों इम्पोर्टेंट है हमारा, करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बताइए दोस्तों। करके देखो इसका क्या उद्देश्य है हमारे पास? जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में करके देखो इसका क्या उद्देश्य है? तो पहला है हमारे घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, या दूसरा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या तीसरा परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या चौथा वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास दूसरा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो चलो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे? दोस्तों ये खंड है हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो बताइए दोस्तों 12वीं का उत्तर क्या हो सकता है? आपने EVS की बहुत सारी वीडियो देखे होंगे जो पिछले वर्षों के पेपर पढ़ाते हैं। मैं भी आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि जुलाई में सीटेट आने वाला है। और मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए उनके बारे में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जैसा एग्जैक्ट हमारा सीटेट में आता है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे आपका रिवीजन होगा सीटेट 2020 के जुलाई के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है चौथा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। चलो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों प्राथमिक स्तर की EVS की पाठ्य चर्चा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये सीटेट 2014 में हुआ है। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, या दूसरा अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, या तीसरा संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा है? दोस्तों बताइए 13 का आंसर कौन सा है हमारे पास? बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर हमारे पास? 13 का आंसर है दोस्तों हमारे पास दूसरा, ये है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तो चलो दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बताइए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? इसका आंसर है 1, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तीसरा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। या चौथा, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो बताइए दोस्तों, चौथे का क्या आंसर हो सकता है? बताइए दोस्तों, चौथे का क्या आंसर है? तो दोस्तों, चौथे का आंसर है हमारा तीसरा। चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियों को सम्मिलित करने का कारण है। तो बताइए दोस्तों, कविता और कहानियों को सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? तो पहला, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। या दूसरा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। या तीसरा है, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। या चौथा है, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर है? दोस्तों, इसका आंसर है हमारा दूसरा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। तो चलो दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो बताइए, ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बताइए, तो ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल कोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो दोस्तों, ईवीएस की फुल फॉर्म है हमारे पास एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या उत्तर हो सकता है? अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में या बोलने संबंधी कौशलों में। तो दोस्तों, इसका आंसर है तीसरा, चिंतन कौशलों में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह बताना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो बताइए दोस्तों, हरप्रीत के द्वारा कौन सा बेहतर सुझाव हो सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पहला, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो चलो दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, इसका पहला है कक्षा की विविधता की पूर्ति। दूसरा है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। या तीसरा है पाठों को आनंददायक बनाना। या चौथा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारे पास दूसरा, सीखने के संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। बताइए दोस्तों, सबसे उपयुक्त कारण कौन सा हो सकता है? 20 का आंसर ए, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। या दूसरा, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 1 से आगे कक्षाओं के लिए। या तीसरा, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। या चौथा, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है चौथा, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो चलो दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21वां है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा
एक ऐसा कौशल नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। हमारे पास 4 कौशल दिए गए हैं, तो बताइए 4 कौशल से दोस्तों कौन सा है। ए पूर्वानुमान, 2 निर्धारण, तीसरा निष्कर्ष निकालना, चौथा अवलोकन। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरा निर्धारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो बताइए दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों। 1 विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, दूसरा पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, तीसरा अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, या चौथा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास पहला, क्योंकि जो हमारा NCF है वो रटना नहीं सिखाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों पहला। दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बताइए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, या दूसरा बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, या तीसरा बच्चे बहुत प्रश्न पूछें, या चौथा बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आंसर है पहला, बच्चे कम गलतियां करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। बताइए दोस्तों किसके अलावा सब वांछनीय हैं। तो पहला आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, दूसरा है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, तीसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, या चौथा है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलकता को बढ़ावा देना। बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास तीसरा। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बताइए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा वर्ष 2005 यानी कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। बताइए दोस्तों कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। ए भोजन, दूसरा सौरमंडल, तीसरा मौसम, या चौथा ऊर्जा। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास ए भोजन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए अच्छा होगा तो क्योंकि आप ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो CTET के लिए आपके लिए लाभदायक, और सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के डालूंगा जिससे कि आपकी स्टडी आगे चले और आपका जो भी आपने कहीं से पढ़ा है और वो आपके लिए रिवीजन हो। तो दोस्तों धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।